हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल राजा में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में, मास मूवमेंट के बारे में और सेंटर ऑफ मास किन्हीं दो बॉडीज की वजह से क्या आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि भाई मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो प्रोजेक्टाइल मोशन में है, यानी उसको हमने ऐसे फेंका और वो ऐसे जा रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। और साथ में देखो वो ऐसे ऊपर नीचे भी जा रहा है और साथ में सामने की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट फिक्स होगा जो हमें ये लगेगा कि वो एक ही पॉइंट क्या है, सामने की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने दिखाया है डॉट से, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये हमें वैसा ही दिखेगा जैसा इस पूरी बॉडीज का क्या है, मोशन है, ठीक है। पूरी बॉडीज का क्या है, जैसा मोशन है, जैसे ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में है। ओके, तो ये जो पार्टिकल पॉइंट मैंने दिखाया है रेड लाइन से, ये ऐसा ही मोशन दिखाएगा पूरी बॉडीज का कि वो कैसा जा रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहा है। तो इस बॉडी के अंदर ये एक ऐसा पॉइंट है जो ये बताएगा कि उसका मोशन कैसा है। तो ये जो पॉइंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। दूसरा ये होता है कि जो सेंटर ऑफ मास है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है बॉडी के अंदर जिस पे पूरी बॉडी का मास हम क्या मानते हैं, एक जगह कंसंट्रेट मानते हैं। कि न्यूटन लॉ जो होते हैं वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो एक पूरी जो बड़ी बॉडी होती है जिसके ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूट होता है बहुत बड़ी बॉडीज के ऊपर, तो उसका हमें एक पॉइंट साइज मान के ही न्यूटन लॉ अप्लाई करने होते हैं। तो न्यूटन लॉ अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट चूज करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर पूरी बॉडी का मास हम कंसंट्रेट मान सके। जिस पॉइंट पर हम मास कंसंट्रेट मानेंगे उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। देखिए स्टूडेंट, center of mass of the body is a point where whole mass of the body is supposed to be concentrate for describing its translatory motion, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एक जो पॉइंट फिक्स हमने मान लिया जहाँ पर पूरी बॉडी का मास इकट्ठा रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा, उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। आगे क्या लिखा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज दैट सिंगल पॉइंट which move in the same way in which single particle having the total mass of the system and acted upon the same external force will move। ये मैंने बताया भी कि जो पूरी बॉडी होती है वो वैसे ही मूव करेगी जैसे सिंगल पार्टिकल मूव कर रहा होगा। देखिए स्टूडेंट, आ गया इसके बाद हम बात करते हैं मास मूवमेंट की। तो देखिए मास मूवमेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल and distance of the particle from a point about which mass movement is taken। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट, मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है। ओके, अब ये जिसका मास क्या है, एम मास है, ठीक है। और ये मैंने बोला एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट से इसके जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, ठीक है। ओके, तो जो मास मूवमेंट है वो क्या है, मास और जो डिस्टेंस हम लेंगे उन दोनों का क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। क्या रहेगा, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो फिक्स पॉइंट है यहाँ से हम क्या लेते हैं, मास और डिस्टेंस का लेते हैं प्रोडक्ट। तो देखिए स्टूडेंट क्या होता है, इट द डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल। मास और डिस्टेंस का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ओके, ठीक है। ये क्या होती है स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी डायरेक्शन भी आएगी। तो डायरेक्शन आएगी जिस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करेंगे और जहां ऑब्जेक्ट होगा उसकी तरफ। तो लिखा है डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच इज टेकन, यानी यहाँ से पॉइंट से बाहर की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या आती है इसकी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी मास ऑफ मोमेंट आएंगे उन सब का जो सम आएगा वो सम कितना आएगा, जीरो आएगा। ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जितने भी मास मोमेंट आएंगे किसी भी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, वो कितना आएगा, जीरो आएगा। लेकिन वो जो पॉइंट है वो पॉइंट होना चाहिए सेंटर ऑफ मास। वो पॉइंट क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जितने भी मोमेंट ऑफ मास आएंगे उन सभी का सम
कितना आएगा, 0 आएगा। ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ये अपने पास क्या है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसी का हम यूज क्या करेंगे, बार बार करेंगे। तो मैं बोल देता हूँ इसको, ये क्या है, मस्ट रिमेंबर, क्योंकि हमें इसका यूज बार बार करना है। ओके, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अगले पेज के ऊपर। देखिएगा स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि दो बॉडीज हैं, उनकी वजह से सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगला टॉपिक क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू बॉडी सिस्टम। देखिए, तो हमने एक बॉडी मान ली m1, एक बॉडी मान ली m2, और हम मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा, तो सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, C आएगा। तो बोले टू मासेज m1 एंड m2 आर सेपरेट बाई ए डिस्टेंस l। ओके, l इनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, लेट्स सी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एट डिस्टेंस x फ्रॉम m1 एंड l माइनस x फ्रॉम m2। तो मान लिया जो सेंटर ऑफ मास है ये इस m1 ऑब्जेक्ट से x डिस्टेंस पे है और m2 ऑब्जेक्ट से l माइनस x डिस्टेंस पे हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने बताया कि इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जितने भी मास मूवमेंट आएंगे उन सब का सम कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, तो लिखा m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू 0। तो r1 क्या है, पहले वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, और r2 क्या हो गया, दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, जो कि l माइनस एक्स है यहाँ पर। तो मैंने लिखा m1x और m2 l माइनस में x। अब देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो इस साइड आएगा। ठीक है, वो सेंटर ऑफ इस साइड आएगा। ठीक है, और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो मास मूवमेंट आएगा वो इस साइड आएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको हम बोलते हैं प्लस, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस। तो यहाँ यही लिखा मैंने कि ये जो मास मूवमेंट मैंने लिया है ये लिया प्लस का, और दूसरा जो मास मूवमेंट है वो कैसा लिया है, माइनस का। एक में से माइनस होगा तभी तो सम 0 आएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, इस x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो x क्या आ गया, m2l अपॉन m1 प्लस में m2। ओके, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पार्टिकल हमने रख दिए, तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा वो और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिखा है मैंने डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन इज x। ठीक है, तो ये अपने पास ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, इस ओरिजिन पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आएगी, x आएगी। तो मैंने क्या बोल दिया कि पहला जो पार्टिकल है x1 डिस्टेंस पे है ओरिजिन पॉइंट से, दूसरा जो पार्टिकल है वो x2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो सेम प्रॉपर्टी लगाई मास मोमेंट की। ठीक है, तो ये वाला जो क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास से ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x माइनस में x1, और यहाँ से इसकी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस में x आ जाएगी। तो मैंने लिखा m1 x माइनस में x1 माइनस m2 x2 माइनस में x। ठीक है, यहाँ से मैंने इस पूरे को सोल्व किया और x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आती है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये आप लोगों को कब यूज करना है, जब हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है, तो लिखा है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन हो। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इनसाइड द बॉडी। जो सेंटर ऑफ मास है ये बॉडीज के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग टाइप की बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आएगी, अलग अलग आएगी। ओके, यदि m1 और m2 दोनों m हो, ठीक है, ये मास और ये मास दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो सेंटर ऑफ मास वहाँ क्या करेगा, बिल्कुल बीच में लाई करेगा। ठीक है, x1 और x2 इन दोनों के बिल्कुल बीच में लाई करेगा। तो x1 x2 ये कैंसिल हो जाएंगे, m से m, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 प्लस में x2 बाई 2। ठीक है, तो ये आप लोग ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, नोट्स यहाँ बने हुए हैं, आप इनमें से पढ़ें, सोल्व करें। थैंक यू वेरी मच।